इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किराए की आमदन होगी? अब किराया क्या है? आया इस आमदन पर कोई डिडक्शंस हमें अलाउ होंगी, कोई अलाउंस हमें मिलेगा? किराए की कितनी आमदन पर छूट है? इसमें कोई विदहोल्डिंग एजेंट का या विदहोल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट है? कौन सी आमदन किराए की आमदन नहीं गिनी जाएगी? इन सभी सवालात के जवाबात जानने के लिए मेरी वीडियो देखिए। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइजर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको हम बोलेंगे रेंटल इनकम। जो हमें किराए से इनकम आएगी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगी। अब किराया क्या है, रेंटल इनकम क्या है? लाइक आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पे दे दिया है और उस बंदे को साथ साथ ये भी राइट्स डेलीगेट कर दिए हैं, पावर्स दिए हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सके। और इसमें एक बड़ी मज़े की बात यह है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी का किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और अगर वो ड्यू डेट पे आपको उसकी पेमेंट नहीं करेगा तो जो अमाउंट आपको आएगी वो आपकी रेंटल इनकम नहीं होगी, वो आपकी फोरफिटेड डिपॉजिट है। तो वो भी किराए की आमदन ही गिनी जाएगी, यानी कि वो कोई और बिजनेस इनकम नहीं है या अदर सोर्स की इनकम नहीं है, वो आपकी रेंटल इनकम में गिनी जाएगी। अब इसमें रेंटल इनकम में कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम का हिस्सा नहीं बनेगी? लाइक आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी और उसके साथ आपने एमिनिटीज़ उसको प्रोवाइड की, यूटिलिटीज़ उसको प्रोवाइड कर दी, या प्लांट एंड मशीनरी के अलॉन्ग विद आपने वो प्रॉपर्टीज़ को दे दी। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात बताई कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का या रेंटल इनकम का, वो अदर सोर्स का पार्ट है। अब इसके अलावा हमें लॉ इस पे कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ करता है या कैसे अलाउंसेस जो है ना वो हमें इस पे प्रोवाइड करता है। तो जो आप रेंट ले रहे हो ना साल में, सबसे पहले नंबर पे आपको लॉ इस पे अलाउंस जो है ना वो प्रोवाइड करेगा बिफोर एनी डिडक्शंस। डिडक्शंस को अलाउ करने से पहले आपने उस प्रॉपर्टी की 1/5 रेंटल इनकम का जो है ना वो आपकी रिपेयर की मद में चला जाएगा। उसके बाद जो आपको बचेगा उस पे आपको डिडक्शंस अलाउ होंगी। वो डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी? यानी कि आपकी बिल्डिंग का कोई इंश्योरेंस हुई है या वो बिल्डिंग इंश्योर्ड है, उसके अगेंस्ट आप जो प्रीमियम पे करोगे आपने अपनी रेंटल इनकम में से उसको माइनस करना। इसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई लोकल सेस टैक्स या एक्साइज का कोई टैक्स पे कर दिया तो वो भी उससे माइनस होगा। इसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने कोई प्रॉफिट लिया है और वो प्रॉफिट इस मद में आया है कि मॉर्गेज की सूरत में, तो उस सूरत में भी जो हम लोग उस प्रॉफिट पे टैक्स देंगे, यानी कि जो मॉर्गेज की सूरत में हम लोग पे करेंगे ना, वो भी उसमें से निकल जाएगा। इसके बाद अगर कोई कॉरपोरेशन है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसने आपके साथ ये कोलैबोरेशन की है कि भाई मैं आपके साथ मिलके आपको फाइनेंस करूंगा और उस बिल्डिंग की एक्विजिशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी रेनोवेशन, ये सारे मामलात में अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा तो उसको जो पेमेंट जाएगी वो भी यहाँ से निकल जाएगी। इसके अलावा हमारी कोई भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो है ना, ये बताया गया लॉ में कि 4% से ज़्यादा जो है ना ये नहीं होने चाहिए किसी दूसरी डिडक्शंस के। अगर कोई और डिडक्शंस हम लोग ले रहे हैं ना, तो एनी एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन लेनी है तो वो 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का जो किराया लेने के लिए किसी बंदे को हायर किया हुआ है तो उस पे जो आप उसको पे करेंगे वो भी उसमें से माइनस कराएंगे। इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई लिटिगेशन है तो उसके जितने भी लीगल चार्जेस आप बियर करेंगे वो भी आप उसमें से माइनस करेंगे। तो ये सारी वो डिडक्शंस जो लॉ हमें अलाउ करता है। इसके बाद कोई ऐसा रेंट है जो अनपेड रह जाता है तो उसका भी आपको वो डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन इसमें यह बात याद रखिएगा कि अगर जब कभी किसी साल में उस प्रॉपर्टी पे आपको जो अनपेड रेंट की रिकवरी मिल गई तो उस साल में उस पर फिर आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि कुछ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स आपने रिसीव की है रेंट के अगेंस्ट तो उस पर भी टैक्स है। यानी इसमें रूल इस तरह से बनेगा कि आपको जो अमाउंट आपने नॉन एडजस्टेबल रिसीव कर लिए ना, एक तो उसी साल में आपको उस पर टैक्स लगेगा और बाकी जो उस पर 9 सब्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे ना, जो फॉलोइंग 9 ईयर्स चलेंगे उस पर इक्वल प्रोपोर्शन पे वो टैक्स लगेगा। ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स जो आप रेंट के अगेंस्ट रिसीव करोगे ना, ये उस पर लॉ बनेगा। अब लॉ ने हमें इसके अलावा और क्या गाइड किया, उसने कहा कि भाई इस पे किस हद तक आपको छूट मिलेगी और किस हद तक आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी कि 3 लाख रुपए की हद तक आपकी जो रेंटल इनकम होगी ना उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये इनकम टैक्स के स्केड्यूल में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने साल में 3 लाख रुपया यानी 25,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ लिया और साल का बना 3 लाख रुपया तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। और इस तरह से 3 से 6 में जाएंगे हम लोग तो वहाँ पर ऊपर वाला 3 जो है ना लाख उस पर हम लोग 5% जो है ना वो देंगे, यानी 15,000 रुपये हम लोग देंगे। इसी तरह से ये स्लैब चलती रहेगी। आपको 20 लाख पे 1,55,000 रुपया जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और 20 को आप क्रॉस करोगे तो 1,55 के साथ साथ उसका 25% ये हमें पे करना पड़ेगा। अब इसमें मेन जो बात है ना वो क्या है कि भाई अगर आपका टैक्स 1.5 मिलियन से क्रॉस करता है तो फिर जो टेनेंट है ना, ये लॉ में प्रिस्क्राइब पर्सन भी है। अब इंडिविजुअल हो गया, एओपी हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गई। अब ये फेडरल गवर्नमेंट पे 1.5 मिलियन यहाँ पर नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए है। और दूसरे यहाँ पर जितने भी प्रिस्क्राइब पर्सन लॉ ने बयान किए ना, यानी आपने किसी बंदे को, इंडिविजुअल ने आपने रेंट पे ली हुई है जगह, किराए पे बिल्डिंग ली है, उसका किराया आपने देना, लेकिन साल में आपने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए से ज़्यादा उसको मालिक जो है, ओनर जो है, उसको रेंट आपने पे करना है। तो उसमें आपने एज पर जो स्लैब मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है ना कि 3 लाख तक छूट होगी, 3 से 6 लाख रुपए तक उसको 15,000 देना पड़ेगा, 20 लाख पे उसको 1,55,000 देना पड़ेगा। अब जो प्रिस्क्राइब पर्सन है ना, उसने पता क्या करना है, उसने टैक्स देने से पहले, अमाउंट देने से पहले, रेंट किराया देने से पहले उसने उस स्लैब को देखना है कि मैंने कितने पैसे जो है ना वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में देने हैं और कितने पैसे मैंने ओनर ऑफ बिल्डिंग या लैंड वाले पर्सन को देने हैं। तो ये आप पे लॉ ने एक लाइबिलिटी इंपोज कर दी कि भाई आपने जब तक इस पर्सन का टैक्स काट नहीं लेना और हमें दे नहीं देना, आप पे डिफॉल्ट लग जाएगा। ये बंदे की लाइबिलिटी उन्होंने लॉ ने बना दी कि पहले आपने टैक्स काटना है, उसके बाद ओनर को दे देना है। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो कल जो है ना वो जब इसकी असेसमेंट की जाएगी, डिपार्टमेंट करेगा, तो वो ये देखेगा कि भाई आपने इसका टैक्स काटा या नहीं काटा, तो उस हिसाब से वो आपसे पैसे लेगा। यानी कि प्रिस्क्राइब पर्सन से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है। इसके अलावा ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है,
ब्यूटी पार्लर है, हॉस्पिटल है, बुटीक है, क्लिनिक है, मैटरनिटी होम है, ये सब के सब जो है ना प्रिस्क्राइब पर्सन है। अब जब इन्होंने पेमेंट करनी है तो कोई भी पेमेंट इन्होंने करनी है, जितना भी रेंट इन्होंने करना है, तो एज पर स्लैब जो है ना इन्होंने टैक्स काट लेना है। और स्पेशली यहाँ पर इंडिविजुअल और जो एओपी की बात की गई ना, दूसरे भी जो बुटीक है, हॉस्पिटल है, ये भी अगर इंडिविजुअल या एओपी के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो इनका भी थ्रेशोल्ड जो है ना ये प्रिस्क्राइब पर्सन बनेंगे 1.5 मिलियन पे, यानी 15 लाख रुपए पे। जब इन्होंने साल का 15 लाख या इससे ज़्यादा देना है तो जो स्लैब लॉ ने बनाई है ना कि यहाँ पर इतना टैक्स काटना है, इतना काटना है, इतना काटना है और गवर्नमेंट को जमा करवा देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपने उसको उसके बैंक अकाउंट में ऑनर के दे देनी है। लेकिन कंपनी की सूरत में और दूसरे प्रिस्क्राइब की सूरत में इसमें थ्रेशोल्ड नहीं चलेगा, इसमें 1.5 की बात नहीं चलेगा। कंपनी है ना उसका फ्लैट रेट है, यानी उसने कोई भी रेंट की अमाउंट पे करनी है, वो अगर टेनेंट है कंपनी, उसने लैंड और बिल्डिंग अगर ली हुई है तो उसने 15% जो है ना वो टैक्स का काटना है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है ना वो दे देनी है उसको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने रेंटल इनकम क्या है, किस पे रेंटल इनकम का इतलाक होगा, कहाँ तक एग्जेम्प्ट है ये, इसमें प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। तो अभी रिटर्न्स का टाइम चल रहा है, आप इसको देखें, समझें कि किस तरह से आपने कितनी अमाउंट ली है, आपका कितना टैक्स ड्यू बनता है, आपका कितना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, या आपके विथहोल्डिंग ने एजेंट ने कितना टैक्स आपका काटा है, या आपने कितना जमा करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में मैंने इसको कम्प्रीहेंसिवली जो है ना वो बता दिया है कि ये क्या है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें।